हाय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। कैम छो? बढ़िया छो? तो मैं दिलीप सर बच्चों आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग को आज पढ़ाया जाएगा बच्चों। आज क्या पढ़ाया जाएगा? आज फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारा मॉडल क्वेश्चन है ना, मॉडल क्वेश्चन के में जो 8 नंबर का पूछेगा लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, जो शॉर्ट आंसर बोलना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो वो पढ़ाया जाएगा। उसमें 8 क्वेश्चन रहेंगे है ना। ईच क्वेश्चन कितना रहेगा? 2 मार्क्स का, लेकिन उसमें 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। समझ गए ना? 4 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन 8 क्वेश्चन आता है, दिया जाएगा आप लोगों को। तो लेकिन 8 क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करेंगे जो मॉडल में दिया हुआ है। तो चलो, तो पहला क्या है? सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटक के नाम हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। वो क्या है? रेडियो तरंग और एक्स तरंग। कोई दो लिख दोगे। गामा रेस है, बहुत अल्ट्रा वायलेट रेस है, बहुत सारा रेस है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, बट ये रेडियो तरंग और एक्स तरंग को लिख देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो कहते हैं कि विद्युत चुम्बक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है वो क्या होता है ना। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो क्या लिखोगे? जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, किसी कुंडली को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में बल लगाकर घुमाया जाता है, तो कुंडली के अंदर क्या होता है? एक धारा प्रेरित होती है। आने इसी घटना को क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में क्या लिखोगे? पहला तो ये हो गया, जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में है ना बलपूर्वक घुमाया जाता है तो क्या होता है? उसके अंदर एक धारा प्रेरित होती है, धारा प्रभावित होती है, प्रेरित होती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण बोलते हैं। या दूसरे शब्दों में क्या को कहेंगे बच्चों? जब किसी चालक को विद्युतीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। ये सर माइकल फैराडे सर ने 1831 ईस्वी में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी बच्चों, है ना। चलो, हो गया। तो ये था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में। लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, रट्टा मार के याद कर जाना। अगर समझ नहीं आएगा याद कर जाना और आराम से इसको लिख देना। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन क्या है? तो जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर, 2 हल्के नाभिक है ना, किसी तत्व के 2 हल्के नाभिक परस्पर आपस में मिलता है ना, तो एक जो है भारी तत्व के नाभिक की रचना करता है। तो ऐसे विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी 2 हल्के है ना नाभि जो है, न्यूक्लियस मिल जाता है, एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करता है, यानी कि काफ़ी वेट होता है, उसका निर्माण करता है। जैसे देखो, 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी है ना, 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त मतलब जुड़कर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं, है ना। तो नाभिकीय संलयन की परिघटना कहाँ होता है? तो देखो, ये सूर्य पे होता है। कहते हैं सूर्य पे हाइड्रोजन के भंडार है, काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन है जो जल रहा है सदियों से। जब से हमारा सृष्टि का निर्माण हुआ तब से जल ही रहा है, इतना बड़ा भंडार है सूर्य पे। तब वही कहता है कि सूर्य के केंद्र में 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक साथ मिलकर, बहुत सारे भंडार है, 2 हाइड्रोजन मिलता है तो क्या बनाता है? एक हीलियम परमाणु है ना निर्माण करता है। 2 हाइड्रोजन मिलके क्या करता है? एक हीलियम परमाणु का निर्माण करता है। और हर सेकेंड सूर्य के केंद्र में अरबों हाइड्रोजन, नाभिकीय संलयन में हर सेकेंड अरबों हाइड्रोजन जो है भाग, चूँकि भंडार है वहाँ पे, अभी तक खत्म नहीं, जल नहीं रहा सदियों से। तो इस तरह से तो नाभिकीय संलयन में भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो वही है नाभिकीय संलयन, मतलब 2 हल्के नाभिक जुड़ जाता है, एक भारी नाभिक का निर्माण करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट कीजिए। अरे ये सब तो पढ़ा चुके हैं, ये हमको पढ़ाना फिर पड़ेगा दोबारा?
तुम लोग तो समझ ही गए हो। अरे उत्तल लेंस अवतल लेंस समझाए थे ना आप लोगों को, समझ गए ना कि नहीं समझ आया था? तभी बताओ उत्तल लेंस क्या है, किसे कहते हैं उत्तल लेंस, क्या अंतर है भैया? उत्तल लेंस मतलब ऐसे जिसका बीच में क्या हो, मोटा हो, और दोनों किनारे क्या हो, पतला हो, उत्तल लेंस। अवतल लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला हो, दोनों किनारे क्या हो, मोटा हो। और सुनो, और प्रॉपर्टीज की बात आगो तो उत्तल लेंस में क्या बताए थे? उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है बच्चों, है कि नहीं है? लेकिन अवतल में क्या बताए थे, याद है? नहीं याद है? सुन लो, याद कर लो। अवतल में क्या बताए थे? अवतल में बताए थे कि हमेशा ऑलवेज, है ना, ऑलवेज आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है बच्चों, किसमें? अवतल लेंस में। अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, बहुत बड़ा ये अंतर है। और कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसमें हमेशा आभासी भी बनता है और वास्तविक भी बनता है, रियल इमेज भी बनता है। वर्चुअल एंड रियल आर मेड इन द कॉन्वेक्स मिरर लेंस एंड ऑलवेज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इन कॉन्केव लेंस। समझ गया अंतर? चलो यही कहना था। ये देखो, ये हमारा कॉन्वेक्स है, ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, लेंस है। ये क्या है? कॉन्केव है, कॉन्केव लेंस है, ठीक है ना? तो उत्तल लेंस के बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, जबकि अवतल बीच में पतला। ये सब है, देख लेना, तुम लोग पढ़ लेना, हम नोट्स बना दिए हैं, समझ लो। नोट्स फ्री, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में पढ़ो, फ्री में लूटो। अवसर आया है, यही तो अपॉर्चुनिटी है लूटने का, लूट लो जितना लूटना। चलो आगे बढ़ते चलो भाई, सुन रहे हो? प्रश्न कितना है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? ये तो बता दिए है ना, ये चैप्टर तो हो गया है। और ये बताओ, तुम ही लोग बताओ कि समंजन क्षमता बताए थे, है ना, कि कैसे हमारी आंख एडजस्ट करती है, दूर की चीज़ को भी देख लेती है, नज़दीक की चीज़ को भी देख लेती है, ऐसे दूर को भी ऐसे देख लेती है, नज़दीक को भी ऐसे देख लेती है। कैसे देखती है? ये हम ईश्वर ने हमारी आँखों को एक बहुत बड़ा गुण दे दिया है, क्षमता दिया है, कैपेसिटी दिया है। दूर को भी चीज़ को देख सकते हैं, नज़दीक की चीज़ को भी देख सकते हैं। कैमरा जैसे देख रहे हैं, या नज़दीक है देख लेते हैं, कैमरा दूर वहाँ भी देख लेते हैं। तो नज़दीक और दूर की चीज़ों को देखने की हमारे जो ईश्वर ने हमें क्षमता दी हमारी आँखों को, है ना, और इसी को बोलते हैं समंजन क्षमता, है ना, इसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। तो देखो क्या है, आँख की वह क्षमता जिसके कारण कोई नेत्र अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकता है, उसी को हम लोग यहाँ समायोजित कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, समायोजित कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है ना, अपनी फोकस दूरी को। बात समझा? फोकस दूरी को क्या करेगा? बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ये अपने आप समायोजित करके किसी चीज़ को देख सकता है, नज़दीक और दूर की चीज़ों को। उसी कैपेसिटी को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र की समायोजन क्षमता। समझा? नेत्र की समायोजन क्षमता। इसमें क्या करना है? फोकस दूरी, फोकल लेंथ को क्या करता है? घटा सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, बढ़ा सकता है। अच्छा, फोकल लेंथ मतलब बोलो, फोकस दूरी होता है ना भैया। फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी जो r बराबर क्या होता है? 2f, f बराबर r/2। ये सब प्रूफ करके बता दिए हैं तुम लोगों को, अब सोचना नहीं है। चलो, आँख की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है बच्चों। ये हमारे मानव आँखों के भीतर होती है। समायोजित करने की अपनी क्षमता के कारण एक समान आँख पास और दूर दोनों चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम होगा ना, कोई प्रॉब्लम होगा तो हमको ज़रूर इन्फॉर्म करना। कैसे इन्फॉर्म करोगे? कैसे करोगे? अरे कमेंट करके करोगे। कैसे कमेंट करोगे? हाँ सर प्रॉब्लम हो रहा था, फिर बताएंगे। मैं फ्री सेवा है, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। तुमसे मांगे कभी भैया पैसा देते पढ़ेंगे? अरे पैसा देने वाले हज़ारों आ रहे हैं हमारे पास कोचिंग में, दुनिया भर के स्टूडेंट सब पैसा देता है, टेंशन मत लो, तुम लोग फ्री पढ़ो ऑनलाइन वाले। चलो प्रश्न 6 का देखो, बायोगैस संयंत्र क्या है? अरे बायोगैस होता क्या चीज़ है? बायोगैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, गोबर, जिसके तहत
कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को, जो जैसे गोबर तोबर जो कचरा रहता है उसमें बहुत सारा जैविक बैक्टीरिया होता है, को उपयोगी बायोगैस में बदला जाता है। बायोगैस में क्या करते हैं, उसको जमा करके उसे गैस फॉर्मेशन करता है ना, एक्चुअली मीथेन गैस होता है। क्योंकि इस गैस का उत्पादन जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा होता है, इसीलिए इसे जैविक गैस या बायोगैस कहते हैं। इसके मुख्य घटक मीथेन गैस होते हैं। बहुत सा कुआं होता है, अब कुआं में क्या तो गोबर भरा जाता है, उससे निकलता है गैस, और उसको पैप द्वारा तुम ले जा सकते हो कहीं भी, उसे खाना बना सकते हो, लाइट का रोशनी की व्यवस्था हो रोशनी भी जला सकते हो, काम आ सकते हो। तो ये सारा काम आप कर सकते हैं बायोगैस के थ्रू, और इसी को बायोगैस संयंत्र कहते हैं। और प्रश्न देखो 7 का प्रश्न क्या कहता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखें। तो फ्लेमिंग साहब ने ये देखो ये कहा दायां हाथ ये है, तुम्हारा एक्चुअली बायां हाथ दिखाई पड़ता है लेकिन ये दायां हाथ है। देख लो ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये डायरेक्शन क्या कहलाता है, ये फोर्स कहलाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, ये करंट कहलाएगा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी सर, ठीक है ना। ये कहते हैं यदि दायां हाथ को इस तरह फैलाया जाए कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे का लंबवत, देखो लंबवत है कि नहीं है ना, लंबवत है, ठीक है ना। तो अंगूठा की तो लंबवत हो तो अंगूठा चालक की गति, अंगूठा क्या कहलाएगा, चालक की गति मतलब जो करंट होगा इंगित करता है, और तर्जनी क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देख लो तर्जनी, और मध्यमा हमें परिपथ में प्रभावित होने वाली धारा को दिखाएगा, है ना, की दिशा को प्रदान करती है। तो यही क्या है, दाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम है, दाएं हाथ का, इसको याद कर लेना, ये चूँकि डिफिनेशन है क्या है, बाएं हाथ का दाएं हाथ का, ठीक है ना। तो यदि दाएं हाथ को इस तरह से फैलाया जाए कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे का लंबवत हो, तो अंगूठा चालक की गति और इंगित करता है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है, तथा मध्यमा हमें परिपथ में प्रभावित होने वाली प्रेरित धारा की दिशा प्रदान करती है। नोट्स बना लेना और रट जाना, रट्टा मारो, समझना, रट्टा मार लो, जाएगा एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अब एक चीज़ बताते हैं, क्वेश्चन में 8वां मत बना के लिख के आ जाना। अरे क्वेश्चन 8 रहेगा, ठीक है, 8वां लिख के मत आ जाना। क्या है सर, आप तो बोले ही नहीं, पढ़ाने वक्त कहाँ बोले थे, अरे 4 का ही जवाब देना है, बस समझा ना। 8 हम बता दिया, 8 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जवाब कितना देना है, कितने क्वेश्चन का बाबू जवाब देना है, ओनली 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये नहीं तो दिलीप सर तो पढ़ाया था, 8 क्वेश्चन पढ़ाए थे, 8वां आ ही गया, लिख ही देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा, समझ लो बात को, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर कह रहे हैं 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, क्योंकि ईच क्वेश्चन पे कितना मार्क्स है, 2 मार्क्स है, तो 8 नंबर तो रहेगा ही, 4 ही क्वेश्चन बनाना है। जो तुमको सबसे अच्छा समझ में आएगा उस क्वेश्चन को लिखना, ठीक है ना। लेकिन मैं 8 क्वेश्चन बता दिया, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। उपग्रह तथा ग्रह में अंतर स्पष्ट करें, कहते उपग्रह तथा ग्रह में अंतर स्पष्ट करें। तो ग्रह किसको कहते हैं, ग्रह किसको कहते हैं, देखो कोई भी खगोलीय पिंड जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, कोई भी खगोलीय पिंड जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और जो किसी तारे के चारों, जो तारा जो है ना स्टार, इसको अपना खुद का लाइट होता है, खुद का रोशनी है, तारा को अपना खुद का रोशनी है, समझ लो। इसीलिए कहते हैं सूर्य भी तो एक तारा है ना, सूर्य भी तो एक तारा है, क्योंकि सूर्य को भी अपना प्रकाश है, हाइड्रोजन गैस है, जल रहा है तो प्रकाश। तो चलो, तो कोई भी खगोलीय पिंड जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और जो किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसे ग्रह के रूप में जाना जाता है। अब देखो, कोई भी खगोलीय पिंड जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और जो किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसे ग्रह के रूप में जाना जाता है। हमारी पृथ्वी पिंड एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य तो तारा है ना, बताया था ना भी, तो सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी करती है, तो क्या बोलेंगे इसको, ग्रह बोलेंगे, जो तारा की परिक्रमा करता है। उपग्रह क्या है, वही दूसरी ओर उपग्रह वे खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह या अपेक्षाकृत अधिक द्रव्यमान वाले किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह कृत्रिम या प्राकृतिक भी हो सकता है, जो ग्रह की परिक्रमा करता है, समझ गए ना, उसको उपग्रह कहते हैं। फिर ये सिंपल है, 4 क्वेश्चन लिख के आना, ठोक के आना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगेगा तो लाइक करना।